वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं समास के बारे में। समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं और हम किन किन लक्षणों द्वारा समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का समास है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं समास की परिभाषा से कि समास होता क्या है। दो पदों के बीच की विभक्ति को हटाकर संक्षिप्त में लिखना समास कहलाता है। दो पदों के बीच की विभक्ति को हटाकर संक्षिप्त में लिखना समास कहलाता है। अब बीच में प्रयोग किया गया विभक्ति कि दो पदों के बीच की विभक्ति, इसको समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो जैसे यदि आपको कह दिया जाए राम का भाई, राम का भाई, तो पद का मतलब होता है यहाँ पर शब्द से, ठीक है। पद का मतलब क्या है, शब्द है कि दो शब्दों को जोड़ने वाला। जैसे ये राम यहाँ पर है, भाई यहाँ पर है, और ये क्या है, भाई है, मगर किसका भाई है, राम का भाई है। कैसे पता चला, का की मदद से। यहाँ पर किसके द्वारा पता चला, का के द्वारा पता चला। तो वे शब्द जो दो पदों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, वे पद जो दो पदों को आपस में जोड़ कर रखते हैं, दो पदों के बीच का संबंध बताते हैं, उसे कहा जाता है विभक्ति। उसे क्या बोलेंगे, विभक्ति बोलेंगे, ठीक। कि दो पदों को आपस में जोड़ कर रखने वाले या दो पदों के बीच में संबंध को बतलाने वाले जो शब्द होते हैं उनको बोला जाता है विभक्ति। तो समझ में आ गया विभक्ति। अब कहा गया है यदि पद के बीच की विभक्ति को हटा दिया जाए, ये जो बीच वाला शब्द है इसको गायब कर दिया जाए। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं आपके सामने। जैसे हमने कह दिया कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ पर भी दो पद आपको देखने को मिल रहे हैं। एक पद ये है, एक पद ये है, और इन दोनों के बीच की विभक्ति कौन है, ये है, का, ठीक। तो दो पद हो गए, इनके बीच की विभक्ति ये हो गई। तो समास क्या कहता है कि दो पदों की जो बीच की विभक्ति है इसे हटा करके अब हम शब्दों को संक्षिप्त में लिख दे, यानी ये जो शब्द लिखे गए हैं इन्हें संक्षिप्त में, संक्षिप्त का मतलब छोटे रूप में लिख दे, तो यही प्रक्रिया तो समास कहलाती है। समझ में आया कि दो पद हैं, उसके बीच की विभक्ति को फेंक दीजिए निकाल करके और दोनों शब्दों को आपस में जोड़ दीजिए, और इसी को कहा जाता है समास। तो जैसे राजा का पुत्र, यहाँ पर का संबंध बतला रहा था कि ये जो पुत्र है, ये जो लड़का है, किसका लड़का है, राजा का लड़का है, तो ये का बता रहा था। अगर इस का को हटा दिया जाए तो बन जाएगा राजपुत्र, ठीक। तो अब ये जो शब्द है इसी को कहा जाएगा समासिक पद। अब ये समास बन गया, ठीक। तो समास क्या करता है कि बड़े बड़े शब्दों को छोटा करने का काम करता है कि बड़े बड़े पद हैं उनके बीच की जो विभक्ति है, विभक्ति को खींच कर निकाल दीजिए, बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और दोनों को आपस में फेविक्विक से जोड़ दीजिए। तो जो आपको बन कर दिखेगा वही क्या है, समास है, ठीक। तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि समास क्या होता है। दो पदों के बीच की विभक्ति को हटा करके संक्षिप्त में लिख देना ही समास कहलाता है। अब आते हैं समास के प्रकार के बारे में। तो समास के कुल 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार में से हमें पहला प्रकार पढ़ना है अव्ययी भाव समास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो पहले इसके नाम पर देखिए। अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, व्यय का मतलब होता है खर्च करना। जैसे कहा जाता है कि वह आदमी अपने आमदनी का 50% व्यय कर देता है। व्यय करने का मतलब खर्च कर देना। तो व्यय का मतलब है खर्च करना, अव्यय का मतलब होता है खर्च न करना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कभी क्षय नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, तो उन शब्दों को कहा जाता है अव्ययी शब्द। जैसे में उदाहरण के तौर पर यहाँ पर लिखा गया अव्ययी शब्द कौन कौन होता है। यदा हो गया, ये द लिखा गया है, यदा, तथा, कदा, यदा, ठीक। तो ये सारे जो शब्द होते हैं इनको अव्ययी शब्द कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, अव्ययी शब्द समझ में आ गया कि ऐसे शब्द जिनका कभी क्षय नहीं होता है उसे अव्ययी शब्द कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आपको बता दिया गया कि यदा, तथा, यदा, यथा, तथा, कदा
आदि ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अव्ययी शब्द। अब अव्ययी भाव समास की परिभाषा सुनिए कि जिस समास का पहला पद अव्यय, ठीक, पहला पद क्या होना चाहिए, अव्यय, और यही सब क्या है, ये सब जो आपके सामने लिखे हुए हैं वही तो है अव्यय, ठीक। तो जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी आपको अव्ययी शब्दों के बारे में पता है तो आप अव्ययी समास के बारे में बता देंगे। तो अव्ययी शब्द आपके सामने जो लिखे हुए हैं इतने ही एनफ है आपको हर एक एग्जाम के लिए। क्या है, यदा, तथा, कदा, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, अव्ययी शब्द। तो उदाहरण के रूप में जैसे लिखा गया यथा भक्ति, ठीक है, यथा भक्ति, तो यथा क्या होता है, अव्ययी शब्द होता है। तो इस समास का पहला पद यथा और भक्ति दो पदों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला जो पद है वो क्या है, अव्ययी है, अव्यय से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। यथा शक्ति फिर से मिलकर के बना है यथा और शक्ति से, तो यथा क्या है, अव्ययी शब्द है, इसलिए ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। फिर तथापि, कदापि, यथाशीघ्र, ठीक है, यथाशीघ्र। तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो किसके हो जाएंगे, अव्ययी भाव समास के। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास समझ में आ गया होगा। अव्ययी भाव समास मेन क्या है, आपको याद करना है अव्ययी शब्दों के बारे में। दो चार अव्ययी शब्द आपने देख लिए और इन्हीं शब्दों से मिलकर के कोई अगर पद बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। तो अगला समास हमारा जो है वो है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय, कर्म का मतलब, कर्म को, धारय का मतलब धारण करने वाला, कि जो व्यक्ति कर्म को धारण कर लेगा, ऑब्जेक्टिविटी को धारण कर लेगा, वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। पहले इसकी परिभाषा सुनिए कि कर्मधारय समास क्या होता है। वह समास जो विशेषण और विशेष्य से मिलकर बना होता है, वह समास, ठीक है, जिस समास में विशेषण तथा विशेष्य दोनों होते हैं उसे कर्मधारय समास बोला जाता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या होता है, विशेषण जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एडजेक्टिव, तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बतलाने वाला। तो एक ऐसा शब्द होगा जो विशेषता बतला रहा होगा, और कहा गया एक विशेष्य होगा। विशेष्य का मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो अगर भाई साहब विशेषता बताई जा रही होगी तो कोई ना कोई ऐसा तो होगा ही जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, ठीक। जैसे आप कह रहे हैं बहुत तेज़ दौड़ रहा है, तो भाई बहुत तेज़ दौड़ रहा है मगर कौन दौड़ रहा है, कोई तो होना चाहिए। तो विशेषण, जो विशेषण का काम क्या होता है, विशेषता बतलाना। और विशेष्य किसे बोला जाता है, जिसकी विशेषता बताई जाती हो। तो यदि आपको कोई ऐसा शब्द मिले जिसमें एक शब्द विशेषण की तरह काम करे, एक शब्द विशेष्य की तरह काम करे, और वो दोनों आपस में जुड़े हुए हों, तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। उदाहरण के रूप में समझिए, नील कमल, ठीक, नील कमल, नील का मतलब नीला, कमल का मतलब कमल। हम कहेंगे कैसा कमल है, नील कमल, यानी हम बता रहे हैं कि कमल नीले रंग का है। तो कमल किस रंग का है, नीले रंग का है। तो कमल की हम क्या बता रहे हैं, विशेषता। तो एक विशेषण हो गया, नीला रंग क्या हो गया, विशेषण, और कमल क्या हो गया, विशेष्य। तो ये विशेषण और विशेष्य से मिलकर बना है, इसलिए कर्मधारय समास। अगला उदाहरण समझते हैं, श्वेतांबर, पीतांबर। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। श्वेतांबर का मतलब सफ़ेद वस्त्र, पीतांबर का मतलब, पीत का मतलब पीला होता है, अंबर का मतलब वस्त्र, पीतांबर का मतलब पीला वस्त्र। ये शब्द विशेषता बता रहा है कि ये जो वस्त्र है वो किस रंग का है, पीले रंग का है। तो एक शब्द विशेषण की तरह काम कर रहा है, एक शब्द विशेष्य की तरह। तो जब कभी भी आप कोई शब्द पढ़ें, विशेषण और विशेष्य जैसे ही आपको दिखे तुरंत कौन सा समास, कर्मधारय समास। उसी तरह अगला उदाहरण है रक्त पुष्प। रक्त का मतलब लाल और पुष्प का मतलब फूल, कि लाल फूल, तो उसे रक्त पुष्प कहा जाएगा। ऐसे ही अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। आप अपनी कॉपी किताब जहाँ पर भी है वहाँ से आप देखिए और बाकी सब नोट करते जाइए। मगर ये आपको मेन चीज़ है परिभाषा की, आपको परिभाषा बता दी गई और कैसे समझना है वो भी लॉजिकली आपको समझाया जा रहा है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया तीसरा, तत्पुरुष समास। कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तो वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, वह समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अव्ययी भाव,
और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रधान का मतलब क्या है? प्रथम पद प्रधान का मतलब जो पहला पद आएगा वही मेन होगा, वही शब्द क्या होगा? मेन होगा। दो शब्द आएंगे मगर दो शब्द में से जो पहला शब्द होगा उसकी विशेषता आपको अधिक देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। उदाहरण के रूप में समझिए कि यहाँ पर दिया गया है राजमहल। महल तो भाई साहब बहुत सारे होते हैं, महल तो बहुत लोग बनवा सकते हैं, कोई बहुत अमीर आदमी है वो भी महल बनवा लेगा, मगर राजमहल आप किसे बोलेंगे? जो राजा का महल होगा केवल आप उसे ही राजमहल बोल सकते हैं, ठीक है, और किसी को राजमहल नहीं बोल सकते। बाकी कोई भी महल बनवा ले उसको महल ही कहा जाएगा, मगर राजा का महल है तो उसको राजमहल कहा जाएगा। तो यहाँ पर महल की मुख्यता नहीं है, मुख्यता किसकी है? राज शब्द की। उसी तरह राजपुत्र, पुत्र तो है भाई साहब, पुत्र तो सबके होते हैं, सभी को आप पुत्र कह सकते हैं कि उनका पुत्र, मगर किसी एक को ही राजपुत्र कहा जाएगा। किसको? जो कि राजा का लड़का होगा। तो यहाँ पर जो राजा है उस लड़के की विशेषता को बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ पर मुख्यता किसकी है? प्रधानता किसकी है? राज शब्द की। इसीलिए राजपुत्र क्या कौन सा हो जाएगा समास? तत्पुरुष समास। देशभक्त, भाई साहब भक्त तो है मगर किसका भक्त है? देश का भक्त है। तो यहाँ पर मुख्यता कौन ले रहा है? देश ले रहा है, देशभक्त। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जननायक। नायक का मतलब हीरो से है कि भाई साहब ये आदमी हीरो है। हीरो तो बहुत होते हैं, नायक तो बहुत होते हैं, मगर ये इंसान जननायक है। जन मतलब लोगों को प्रिय हो, उसे कहा जाएगा जननायक। तो इधर के ये तीन समास तो हो गए। अब इधर बचे हुए तीन समास, आइए इनको भी देखते हैं। तो इसमें चौथे नंबर का है जिसको कहा गया है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? सबसे आसान समास है कि जिस समास में और शब्द का लोप हो जाए। लोप होने का मतलब गायब कर देना। यदि दो समासिक पद हैं उनके बीच में और आया है तो उस और को निकाल कर फेंक दीजिए, तो अब जो पद बन रहा है इसी पद को कहा जाएगा कौन सा समास? द्वंद्व समास। देखिए परिभाषा है, जिस समास में और शब्द का लोप हो जाए। लोप का मतलब गायब हो जाना, निकाल देना, ठीक। तो जैसे आप लिखते होंगे माता पिता, तो माता पिता का मतलब क्या होता है? माता और पिता। तो हम और शब्द नहीं बोल रहे हैं, माता पिता हमने बोल दिया, इसका मतलब माता और पिता। ये दोनों भाई बहन हैं, मतलब भाई और बहन हैं। तो और शब्द हमने निकाल दिया, बोल रहे हैं केवल भाई बहन। ये आदमी रात और दिन काम करता है, ये आदमी रात दिन काम करता है, ठीक। तो और शब्द जैसे ही हम निकाल देते हैं किसी समासिक पद से, तो अब जो समास बनता है उसको कहा जाएगा द्वंद्व समास, ठीक। अब देखिए अगले पांचवा क्या है? द्वंद्व समास तो बहुत आसान था ना, कि आपने और को निकाला, उठाया, एंड को पटक दिया कहीं और बाहर ले जाकर डस्टबिन में डाल दीजिए, उसे कूड़ेदानी में डाल दीजिए, नाली में डाल दीजिए, तालाब में डाल दीजिए, कहीं डाल दीजिए, और जैसे ही गायब कर देंगे कौन सा समास बन जाएगा? द्वंद्व समास। अब आगे बढ़ते हैं द्विगु समास की ओर। द्विगु समास भी बहुत सरल है, सहज है, आसान है। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होगा उसे हम द्विगु समास कहेंगे। यदि आप कोई शब्द बोल रहे हैं वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि समास बना हुआ है तो दो पदों के मिलने से बीच की विभक्ति को आपने निकाल दिया है, तो इसका जो पहला पद होगा वो कैसा हो गया? संख्यावाचक, वो किसी न किसी संख्या को दर्शाएगा, तो उसे कहेंगे हम द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण में पहला लिखा गया है चौराहा। राह का मतलब क्या होता है? रास्ता, और चौ का मतलब चार, यानी जहाँ पर चार रास्ते आपस में मिलते हो, चार रास्तों का समूह चौराहा। तो चौराहा क्या है? एक द्विगु समास है। उसके बाद कहा गया है त्रिभुवन, की तीन भवनों का समूह त्रिभुवन कहलाएगा। फिर पंचमुखी, पंच का मतलब पांच, मुखी का मतलब मुख वाले, यानी पंचमुखी, पांच मुख वाला। और त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं वाला। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। पंचवटी, पंच का मतलब पांच, अवटी का मतलब बरगद के पेड़। तो पांच बरगद के पेड़ों का जो समूह होता है उसे पंचवटी कहते हैं। आप जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब
वनवास के लिए गए थे तो पंचवटी के नीचे उन्होंने अपनी कुटिया बनाई थी। आपके सिलेबस में होगा भी पंचवटी की कविता। अब आगे देखते हैं बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास लास्ट है, इसको देखिए और काम खत्म कीजिए। तो बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि जिस समास में समासिक पद का अर्थ न लेकर के, हम लोग कोई भी यहाँ पर जो हम लोग अर्थ निकाल रहे थे इसी शब्द को देखते हुए ना, राजपुत्र मतलब राज का मतलब राजा का, पुत्र का मतलब लड़का, यानी राजा के लड़के की बात हो रही है। यहाँ पर नील कमल यानी नील का मतलब नीला है, कमल का मतलब कमल है। तो इन्हीं शब्दों को लेकर के हम अर्थ बता रहे थे ना। मगर बहुब्रीहि समास कहता है कि जिस समास में समासिक पद का अर्थ न लेकर के, समासिक पद का मतलब पद को छोटा तो कर दिया गया है, ठीक है, हमने छोटा बना दिया है, मगर जब आप उसका अर्थ लेंगे तो शब्द के अनुसार अर्थ न लेकर के कहीं और से अर्थ ले लिया जाए, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। कहने का मतलब कि कुछ इतना बड़ा लिखा था, हमने उसको इतना छोटा तो कर दिया है, मगर आप वर्ड के हिसाब से देखेंगे तो आपको वो मीनिंग नहीं समझ में आएगी। ठीक, कहने का मतलब क्या था कि एक बहुत बड़ा नाम लिखा है, उस नाम को काट के हमने छोटा कर दिया। जैसे अगर आपको कह दिया जाए कि MSD, तो आप जानते हैं कि ये भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। तो आप जानते हैं तब ना आपने बता पाया कि ये MSD का मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी है। मतलब ये नाम बहुत बड़ा था, इस नाम को हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। MSD अगर केवल देखें तो MSD का तो कोई मतलब निकलता नहीं है, और मगर MSD के अलावा इसका कुछ और मतलब निकाला जाए तब हमको समझ में आ जाएगा कि MSD का मतलब महेंद्र सिंह धोनी है। नहीं तो MSD का क्या मीनिंग होता है, BAT बैट होता तो बैट मारने तो हम जानते हैं चमगादड़ होता है, बल्ला होता है, मगर MSD इसका तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो अब हम कहीं अन्य से अर्थ लेंगे कि इसका फुल फॉर्म हम ये मान रहे हैं। तो वही चीज़ है कि इसमें छोटा कर दिया गया मगर कह रहा है कि हम इसका फुल फॉर्म कुछ और मान रहे हैं। तो देखिए बहुब्रीहि समास परिभाषा लिखी हुई है आपके समक्ष। जिस समास में समासिक पद का अर्थ न लेकर के कहीं और से अर्थ ले लिया जाए वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। कहा गया कमल नयन, कमल का मतलब होता है कमल और नयन का मतलब होता है नेत्र, कि कमल के जैसे नेत्र वाले। तो कमल नयन का मतलब कमल जैसी आँखें। तो कमल जैसी आँखों का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। मगर कमल नयन किसे कहा जाता है, तो हम भगवान विष्णु को कमल नयन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द तो लिखा गया है कि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, ये संबोधित कर रहा है उसे, हमने छोटा सा लिख दिया कमल नयन, मगर ये इंडिकेट कर रहा है किसे, विष्णु जी को। तो इसका कोई संबंध नहीं है। मतलब इस शब्द के अनुसार देखा जाए तो शब्द का तो अलग अर्थ निकल रहा है। कमल नयन का मतलब कमल जैसी आँखें, मगर ये कहना किसे चाहता है, ये कहना चाहता है भगवान विष्णु को। तो शब्द ये लिखा है मगर इसका अर्थ क्या है, भगवान विष्णु। तो हम इस समासिक पद का अर्थ नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कमल जैसी आँखें, कमल जैसी आँखें। मगर हम क्या कह रहे हैं कि इसका मतलब हम मान रहे हैं विष्णु को। ठीक, तो इस समासिक पद का अर्थ न लेकर के कहीं अन्य से अर्थ ले लिया जाए, उसी को कहा जाता है बहुब्रीहि समास। तो समझ में आ गया ना। अब जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंब का मतलब होता है लंबा, उदर का मतलब होता है पेट। तो इस शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब है लंबा पेट। लंबा पेट का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। मगर लंबोदर किसे कहा जाता है, लंबोदर कहा जाता है विघ्नहर्ता श्री गणेशा, यानी भगवान गणेश को बोला जाता है। तो लंबोदर का मतलब क्या है, श्री गणेश जी। मगर यहाँ पर हम लोग अर्थ कहीं और से ले रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नीलकंठ, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला। यहाँ पर देखिए लोग गलती क्या करते हैं, नीलकंठ, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला, कि ये तो विशेषता बता रहा है कि कंठ किस रंग का है, नीले रंग का है। मगर नहीं, यहाँ पर आपको इसके भाव में भी जानना है। अगर आप इसके दोनों उत्तर दे सकते हैं, अगर आप कर्मधारय भी उत्तर देते हैं तब भी सही है, मगर आपको लिखना पड़ेगा कि नील कंठ का मतलब आप समझ रहे हैं कि नीला कंठ। अगर आपने नीला कंठ इसका अर्थ लिखा है तो उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास। मगर आप इसका अर्थ लिख रहे हैं कंठ है नीला जिसका,
अर्थात भगवान शिव। तो यदि आप इसका अर्थ एग्जाम में नीलकंठ आ गया तो दोनों उत्तर देंगे, दोनों सही होगा, मगर अर्थ पर डिपेंड करता है कि आप उसका अर्थ क्या ले रहे हैं। तो नीचे अर्थ जरूर लिख दीजिएगा। अर्थ यदि आपने लिखा नीलाकंठ तो हो जाएगा कर्मधारय समास, कि जो कंठ है, जो गला है, वो नीले रंग का है। अगर आप लिखते हैं कि कंठ है नीला जिसका, तो वो हो जाएगा भगवान शिव। उसी तरह है चक्रधारी, यानी चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। उसी तरह होता है शूलपाणी, शूल त्रिशूल को धारण करने वाले। बीणापाणी, बीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती। दशानन, 10 मुख वाला अर्थात रावण की बात की जा रही है। तो जिस समास में उस समासिक पद का अर्थ न लेकर के कहीं अन्य से अर्थ ले लिया जाए, वहाँ पर होता है बहुब्रीहि समास। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको बेहतर ढंग से समझ आई होगी। जो आपको समास ना समझ में आया फिर से उसे दोबारा से देखिए, आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद।